हम में से अक्सर के जहन में ज़मीन की जो तस्वीर है वो बड़ी सीधी सादी और कुछ हद तक बोरिंग सी है। बिल्कुल। हमें लगता है कि पहाड़ बस भूरे पत्थर के होते हैं, झीलें हमेशा नीली या सब्ज होती हैं और ज़मीन के उसूल बिल्कुल तयशुदा है। ऐसा ही है ना? सही कह रही हैं। देखें, हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी की रूटीन में इतने गुम हो चुके हैं कि हम बिल्कुल ही भूल जाते हैं कि फितरत कितनी अजीब और तख्लीकी हो सकती है। बाज़-औक़ात तो ये बिल्कुल गैर मंतिकी लगती है। हाँ? हमारी ज़मीन आज भी अपने अंदर ऐसे गहरे राज और मनाजिर छुपाए हुए हैं जो हमारी आम फहम हकीकत को चैलेंज कर देते हैं। मतलब ऐसे मकामात जो बताते हैं कि ज़मीन महज एक खामोश पत्थर नहीं है बल्कि एक इंतहाई मुतहर्रिक कीमियाई लेबोरेटरी है। बिल्कुल, एक बहुत ही एक्टिव लेबोरेटरी। और इसीलिए आज की इस गहरी छानबीन का मकसद मालूमात के बोझ तले दबे बगैर जमीन के इन पोशीदा अजायबात के पीछे छुपी साइंस को समझना है। हम ये खोज लगाएंगे कि आखिर ये नामुमकिन से लगने वाले मनाजिर बने कैसे, उनके पीछे फिजिक्स और केमिस्ट्री के कौन से कवानीन काम कर रहे हैं, और सबसे अहम बात ये कि ये हमें हमारी दुनिया के बारे में क्या सिखाते हैं। तो चलिए जरा इसे समझते हैं। जब हम फितरत के सबसे बड़े मुजस्सिमा साजों की बात करते हैं तो सबसे पहला नाम पानी का आता है। पानी बज़ाहिर बहुत नर्म चीज है, लेकिन मैंने अमेरिका की रियासत एरिज़ोना में मौजूद एंटीलोप कैनियन की तस्वीरें देखी हैं। वाह, वो जगह तो वाकई लाजवाब है। हाँ ना, वहाँ की रेतले पत्थर की दीवारें यानी जो सैंडस्टोन है, वो ऐसा लगता है जैसे किसी ने रेशम के कपड़े को हवा में लहरा दिया हो। मतलब पत्थर इतना नर्म और लहराता हुआ कैसे हो सकता है? पानी इतनी सख्त चीज को मोम की तरह कैसे पिघला सकता है? अच्छा देखें, पानी अकेला ये काम हरगिज नहीं कर सकता। अगर आप एंटीलोप कैनियन की बात कर रही हैं तो पानी के साथ साथ आपको वक्त के सब्र और रेत की रगड़ को भी शामिल करना पड़ेगा। रेत की रगड़? जी हाँ। सहराई इलाकों में जब अचानक तूफानी बारिशें होती हैं, जिन्हें हम फ्लैश फ्लड्स कहते हैं, तो वो पानी बहुत तेजी से इन तंग दरारों में घुसता है, लेकिन वो पानी साफ नहीं होता। अच्छा। उसमें बेतहाशा रेत, मट्टी और छोटे पत्थर शामिल होते हैं। तसव्वुर करें कि लाखों गैलन पानी जिसमें तेज धार रेत मिली हुई हो, वो सदियों तक एक तंग रास्ते से इंतहाई दबाव के साथ गुजरे तो वो उसे काट देगा। बिल्कुल, वो रेत उस सख्त तरीन पत्थर को भी खुरच खुरच कर उसमें नरम लहरें बना देगी। ये अमल इतनी नफासत से होता है कि दीवारें छूने में भी मुलायम लगती हैं। हैरत अंगेज है। और जब सूरज की किरणें ऊपर की दरारों से अंदर आती हैं और वहां उड़ती हुई धूल पर पड़ती हैं, तो मंजर बिल्कुल सहरंगेज हो जाता है। मुकामी निवाजो लोग इस अमल की ताकत को बहुत अच्छी तरह समझते हैं और शायद इसीलिए वो इसे एक मुकद्दस मकाम मानते हैं जहां आहिस्ता चलना और खामोशी महसूस करना लाजमी है। मैंने पढ़ा था इस बारे में। बिल्कुल, वो इसे बहुत एहतराम देते हैं। लेकिन अगर हम एरिज़ोना और यूटा के बॉर्डर पर मौजूद दी व्यू नामी जगह की बात करें तो वहाँ भी कुछ ऐसा ही मंजर है। वो पत्थर 19 करोड़ साल पुराने बताए जाते हैं, लेकिन उन्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे रेत के बड़े बड़े टीले अचानक किसी जादू से जम गए हों। द व्यू। वो सुर्ख और पीले रंग की लकीरें बिल्कुल लहरों जैसी लगती हैं। तो क्या वहाँ भी सैलाब ने यही रेगमाल वाला काम किया है? वहाँ कहानी कोनी तो मुख्तलिफ है। द व्यू असल में जमी हुई लहरें ही हैं। अच्छा जी, 21 करोड़ साल पहले वहाँ वाकई बहुत बड़े रेत के टीले हुआ करते थे, बिल्कुल वैसे जैसे आज हमें सहारा के रेगिस्तान में नजर आते हैं। वक्त के साथ उन रेत के टीलों पर मजीद मिट्टी और रेत की तहें जमती चली गई। रुकिए, रेत दबाव से पत्थर कैसे बन सकती है? मतलब अगर मैं रेत की एक बाल्टी लूं और उस पर बहुत सारा वजन रख दूं तो वो पत्थर तो नहीं बन जाएगी ना? क्योंकि आपकी बाल्टी में दो चीजों की कमी है। एक तो करोड़ों साल का वक्त और दूसरा जमीन के अंदर मौजूद मादनियात की गोंद। गोंद? हाँ, जब रेत पर कई किलोमीटर मोटी मिट्टी का दबाव पड़ता है तो पानी के साथ जमीन के अंदर मौजूद सिलिका और कैल्शियम जैसे मादनियात उस रेत के जर्रात के दरमियान दाखिल होकर उन्हें आपस में चिपका देते हैं। ओह, वो एक कुदरती सीमेंट का काम करते हैं। बिल्कुल, और फिर लाखों सालों में वो नर्म रेत एक सख्त चट्टान बन जाती है। बाद में हवा और बारिश ने कटाव के जरिए उस चट्टान की ऊपरी तहों को हटा दिया और इन कदीम लहरों को दोबारा दुनिया के सामने खोल कर रख दिया। क्या बात है! मतलब हम जो देख रहे हैं वो दरअसल 19 करोड़ साल पुरानी रेत है।
आमतौर पर तो खंडरात और जंग आलूद जगहें लोगों को दूर भगाती है ना, हाँ, लोग थोड़ा डरते हैं ऐसी जगहों से। पर इन ट्रेनों ने लोगों को दूर भगाने के बजाय अपनी तरफ मुतवज्जे करना शुरू कर दिया है। लोग यहाँ आते हैं और इन तबाहाल ढांचों को देखते हैं। असल में इसे आजकल डार्क टूरिज्म या रूइन पॉन्ड भी कहा जाता है। आज ये जगह बोलिविया की मशहूर तरीन टूरिस्ट अट्रैक्शंस में से एक है। अच्छा, हाँ, लोग आमतौर पर इसे यूयूनी सॉल्ट फ्लैट्स के टूर के साथ देखते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि वहाँ कोई शीशे की दीवारें नहीं हैं, किसी म्यूजियम की तरह डू नॉट टच के साइंस नहीं है। सही कहा, कोई पाबंदी नहीं है वहाँ। लोग इन अजीमो शान ट्रेनों पर आज़ादाना घूम फिर सकते हैं, इन पर चढ़ सकते हैं। और इसी खुलेपन की वजह से ये मकाम आज के एक्सप्लोरर्स, फोटोग्राफर्स और व्लॉगर्स के लिए एक मरकज़ बन चुका है। इनका जो अबैंडन्ड एस्थेटिक है ना, वो ड्रामेटिक वीडियो शूट्स के लिए परफेक्ट है। हाँ, इंस्टाग्राम और यूट्यूब के लिए तो ये किसी खजाने से कम नहीं। एक ज़बरदस्त मिस्ट्री और एडवेंचर का मिक्स मिल जाता है। बिल्कुल, लेकिन इसमें थोड़ा खतरा भी है। एक सदी पुराना लोहा, जंग आलूद किनारे। हाँ, टेटनस का डर या किसी पुर्जे के टूटने का खतरा। पर शायद यही खतरा इस एक्सप्लोरेशन का असल मजा है। मेरे जहन में चिली के पैटागोनिया की मार्बल क्यूज आ रही हैं। हाँ, मार्बल क्यूज शानदार जगह है। वो संगमरमर के गार हैं। मैंने सुना है कि जब लोग वहाँ छोटी कश्तियों में जाते हैं तो गार के अंदर का रंग पानी की हर लहर के साथ बदलता है और एक पुरअसरार सी नीली चमक पैदा होती है। तो क्या पानी संगमरमर को भी रेत की तरह काटता है? देखिए, संगमरमर की केमिस्ट्री रेतले पत्थर से अलग है। संगमरमर पानी में घुलने के हवाले से बहुत हसास होता है, खास तौर पर अगर पानी में हल्की सी तेजाबियत हो। पिछले 6000 सालों से झील का पानी उन पत्थरों को घुलाकर ये पेचीदा गार बना रहा है। सही। लेकिन वो जो नीली चमक है ना, वो पत्थर का अपना रंग नहीं है। तो फिर वो नीला रंग कहाँ से आता है? गार तो सफेद होते हैं उमूमन। वो दरअसल रोशनी का एक बहुत ही खूबसूरत खेल है। झील का पानी ग्लेशियर से पिघल कर आता है, जो कि इंतहाई साफ और शफाफ होता है। जब सूरज की रोशनी इस पानी पर पड़ती है तो पानी नीले रंग की रोशनी को मुनाकिस करता है। और वो नीली रोशनी गार की सफेद और सुरमई छत पर पड़कर पूरे गार को किसी कुदरती इबादतगाह यानी कैथीड्रल की तरह रोशन कर देती है। और मौसम या सूरज के जाविये के लिहाज से ये रंग सारा दिन बदलता रहता है। पानी, रोशनी और पत्थर के दरमियान कितना जबरदस्त तर्जुमान बना हुआ है। लेकिन पानी सिर्फ पत्थरों को काटता है या घुलाता तो नहीं है? तुर्की के इलाके पामुकले की तस्वीरें तो कुछ और ही कहानी सुनाती हैं। वो पूरी जगह ऐसी लगती है जैसे किसी ने बहती हुई बर्फ की आबशार को जमा दिया हो। बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन वहाँ लोग बाकायदा गर्म पानी के चश्मों में नहा रहे होते। अगर वो बर्फ नहीं है तो फिर क्या है? पानी वहाँ पत्थर तराशने के बजाय कुछ तामीर कर रहा है। आपने बिल्कुल दुरुस्त निशानदेही की। पामुकले में कटाव नहीं बल्कि जमा होने का अमल हो रहा है। जमीन के अंदर से जो गर्म पानी निकलता है उसमें कैल्शियम कार्बोनेट नामी मादनियात की मिकदार बहुत ज्यादा होती है। अच्छा। जब ये गर्म पानी सतह पर आता है और हवा के लगने से ठंडा होने लगता है तो इसमें मौजूद कैल्शियम बाहर निकलकर चट्टानों पर जमना शुरू हो जाता है। इसे ट्रेवर्टाइन कहते हैं। ट्रेवर्टाइन। जी, ये बिल्कुल ऐसा है जैसे आप किसी बर्तन में बार बार पानी उबालें तो उसकी तह में सफेद स्केलिंग जम जाती है ना। ओह हाँ, वो जो सफेद तह बर्तन में बन जाती है। तो वो जो बर्फ जैसी सीढ़ियां हैं वो दरअसल हजारों साल का जमा शुदा कैल्शियम है। 100%। और दिलचस्प बात यह है कि इस कुदरती शिफा खाने की ताकत को इंसानों ने बहुत पहले पहचान लिया था। इस सफेद आबशार के बिल्कुल ऊपर दूसरी सदी कब्ल मसीह का पुराना रोमन शहर हिरापोलिस आबाद था। वाह। वो लोग दूर दराज से इन गर्म चश्मों में नहाने और अपनी बीमारियों का इलाज करने आते थे। उनके खंडरात आज भी इस बात का सबूत हैं कि कुदरत और इंसान का रिश्ता कितना पुराना है। यहाँ आकर बात वाकई बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि अगर पानी उड़ जाए और सिर्फ मादनियात पीछे रह जाएं, तो फिर तो हम जमीन के केमिकल पैलेट को बराह रास्त देख सकते हैं। मेरा इशारा कनाडा की ब्रिटिश कोलंबिया में मौजूद स्पॉटेड लेक की तरफ है। हाँ, वो भी एक अजूबा है। गर्मियों में जब इस झील का पानी सूखता है तो वहाँ पीले, सब्ज और नीले रंग के बड़े बड़े गोल दायरे नमूदार हो जाते हैं। ये मंजर ऊपर से देखने पर किसी ज्योमेट्रिक आर्ट का नमूना लगता है।
ये दायरे बनते कैसे हैं? स्पॉटेड लेक में दरअसल मैग्नीशियम सल्फाइड, कैल्शियम और सोडियम के ज़खायर दुनिया में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। गर्मियों में जब पानी बुखारात बनकर उड़ने लगता है तो ये मादनियात पीछे रह जाते हैं और क्रिस्टल की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। ये क्रिस्टल इतने सख्त होते हैं कि वो झील के अंदर कुदरती दीवारें और वो गोल दायरे बना देते हैं। और ये मुख्तलिफ रंगों में क्यों होते हैं? मतलब कोई पीला, कोई नीला? ये इस बात पर मुनासिर है कि किस दायरे में कौन सा मादनियात ज्यादा है। अच्छा। अगर किसी दायरे में मैग्नीशियम सल्फेट ज्यादा है तो वो नीला या सब्ज नजर आएगा, और किसी और दायरे में कुछ और केमिकल ज्यादा होगा तो वो पीला हो जाएगा। मुकामी साइंस कम्युनिटी के लिए ये सदियों से एक इंतहाई मुकद्दस और शिफा बख्श जगह रही है। चलें, रंगों की बात हो ही रही है तो अफ्रीका के उस झील पर वापस चलते हैं, सेनेगल की लेक रिटाबा, जिसका पानी मुकम्मल तौर पर गुलाबी है। मैंने पढ़ा है कि इसमें नमक की मिकदार इतनी ज्यादा है कि ये डेड सी का मुकाबला करती है। बिल्कुल। इंसान इस पर आसानी से तैर सकता है, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि अगर वहाँ इतना ज्यादा नमक है कि मकामी लोग नमक निकालते वक्त अपनी जिल्द को काट से बचाने के लिए शिया बटर लगाते हैं, तो वहाँ कोई भी चीज जिंदा कैसे रह सकती है? और वो गुलाबी रंग आता कहाँ से है? ये हयातियात का एक बहुत ही हैरान कुन करिश्मा है। आमतौर पर इतना नमक किसी भी जानदार को मार देता है, लेकिन वहाँ एक खास किस्म का खुर्दबीनी जानदार या माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाया जाता है जिसे हेलोफिलिक एल्गी कहते हैं। हेलोफिलिक एल्गी? जी, हेलोफाइल का मतलब ही नमक से प्यार करने वाला है। नमक से प्यार करने वाला मतलब इसने खुद को इस खतरनाक माहौल के मुताबिक बिल्कुल ढाल लिया है। बिल्कुल, और इस माहौल में जिंदा रहने के लिए ये एल्गी अपने अंदर एक खास सुर्ख रंग का मादा पैदा करता है जिसे कैरोटीन कहते हैं। ये कैरोटीन दरअसल इन जानदारों के लिए एक कुदरती सन ब्लॉक का काम करता है। अफ्रीका की तेज धूप और खतरनाक नमकीन पानी से बचने के लिए ये एल्गी बड़ी मिकदार में ये सुर्ख रंग खारिज करते हैं, और चूंकि पानी में ये करोड़ों की तादाद में होते हैं, इसलिए पूरी झील बबल गम जैसी गुलाबी हो जाती है। तो जो चीज हमें देखने में एक खूबसूरत मंजर लग रही है, वो हकीकत में उन छोटे जानदारों का डिफेंस मैकेनिज्म है। कमाल है। ऐसा ही है। लेकिन क्या कुदरत के ये रंगीन कैनवस हमेशा इतनी कुदरती होते हैं? मेरे जहन में अमेरिका की रियासत निवाडा का फ्लाई गीजर आ रहा है। हाँ, फ्लाई गाइजर। ये तो कुदरत का कोई अपना मंसूबा नहीं था ना। 1964 में वहाँ एक जियोथर्मल कुआं खोदा गया और उसे यूं ही खुला छोड़ दिया गया। हाँ, वो एक वाज़े इंसानी गलती थी। उन्होंने सोचा कि कुआं शायद खुद ही सूख कर बंद हो जाएगा, लेकिन वो ये भूल गए कि जमीन के अंदर जियोथर्मल दबाव बहुत ज्यादा था। सही। गर्म पानी मुसलसल बाहर निकलता रहा और अपने साथ कैल्शियम कार्बोनेट और दीगर मादनियात लाता रहा, जो जमा होकर बड़े मीनारों की शक्ल इख्तियार कर गए। लेकिन मैंने फ्लाई गीजर की तस्वीरें देखी हैं, वो मीनार तो शोख, सुर्ख, सब्ज और नारंगी रंग के हैं। अगर वो सिर्फ उबलता हुआ पानी और कैल्शियम है, तो वो साइंस फिक्शन जैसे खलाई रंग कहाँ से आ गए? यहाँ भी वही एल्गी वाला असूल लागू होता है, लेकिन ये नमक वाले एल्गी नहीं बल्कि थर्मोफिलिक एल्गी है। मतलब गर्मी पसंद करने वाले? बिल्कुल, यानी हद से ज्यादा गर्मी पसंद करने वाले जानदार। ये एल्गी उबलते हुए पानी में जिंदा रहते हैं। जैसे जैसे मादनियात जमकर मीनार बनाते गए, ये एल्गी उन मीनारों पर उगने लगे। जिंदगी की ये लचक वाकई हैरानकुन है कि एक इंसानी गलती भी कुदरत के हाथ लगकर एक शाहकार बुन सकती है। हम उम्मन सोचते हैं कि इंसानी मुदाखलत सिर्फ तबाही ही लाती है, लेकिन जमीन इतनी ढीठ और रिजिलियंट है कि वो उबलते हुए पानी और हमारी गलतियों को भी एक नए और रंगीन माहौलियाती निजाम में बदल सकती है। बिल्कुल। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि जमीन की केमिस्ट्री सिर्फ एक साइंसी अमल नहीं है, बल्कि एक जिंदा और मुसलसल बदलता हुआ आर्ट है। अगर हम इस कीमियाई और रंगों के खेल को इंतहाई बुलंदियों और वसी मैदानों पर देखें, तो जमीन का कैनवस और भी दिलफरेब हो जाता है। बेशक। बोलेविया का साला दे यूनी इसकी एक शानदार मिसाल है। 12,000 फुट की बुलंदी पर मौजूद ये नमक का मैदान 4,000 मुरब्बा मील पर फैला हुआ है। जी। मैं हैरान इस बात पर हूँ कि इस मैदान पर कुदरती तौर पर 6 कोनों वाली यानी हेक्सागोनल दरारें बनी हुई हैं,
ऐसा लगता है जैसे किसी ने परफेक्ट ज्योमेट्री का इस्तेमाल करके टाइलें बिछाई हों। ऐसा क्यों होता है? वो हेक्सागोनल पैटर्न फिजिक्स का एक बहुत ही खूबसूरत उसूल है। जब नमक या कीचड़ सूखता है और सिकड़ता है तो उसे अपने अंदर के दबाव को रिलीज करना होता है। कुदरत हमेशा वो रास्ता चुनती है जिसमें सबसे कम तवानाई खर्च हो। अच्छा। एक 6 कोनों वाली शक्ल दबाव को बिल्कुल बराबर और मुतवाज़िन अंदाज में तकसीम करती है। यही वजह है कि आपको शहद की मक्खी के छत्ते में भी यही पैटर्न नजर आता है। कुदरत का अपना हिसाबी निजाम। लेकिन सालार दयूनी का सबसे जादुई वक्त वो होता है जब बारिश का मौसम आता है। मैंने सुना है कि वहाँ हल्की सी बारिश के बाद पूरी जगह दुनिया के सबसे बड़े आईने में बदल जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये मैदान मीलों तक बिल्कुल हमवार है। जब बारिश का पानी उसके ऊपर गिरता है तो वो एक पतली सी तय की सूरत में पूरे मैदान पर बिछ जाता है। चूंकि जमीन सपाट है इसलिए वो पानी और रोशनी को परफेक्ट तरीके से मुनकिस करता है। आसमान, बादल और जमीन का फर्क मिट जाता है। वहां खड़े होकर इंसान को ऐसा महसूस होता है जैसे वो हवा में तैर रहा हो। मकामी इमारा कम्युनिटीज सदियों से इस वसत और हमाहंगी के साथ वहां आबाद हैं। वसत और बुलंदी की बात हो रही है तो पेरू के एंडीज पहाड़ों में 16,000 फुट की बुलंदी पर मौजूद वेनेकोनका पहाड़ को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। रेनबो माउंटेन। जी, एक लंबी चढ़ाई के बाद आपको एक ऐसा पहाड़ नजर आता है जिस पर सुर्ख, पीले और सब्ज रंगों की बाकायदा धारियां हैं। ये धारियां बिल्कुल किसी कौसे क़ज़ा जैसी लगती हैं। लेकिन आपने बताया कि फ्लाई गीजर और गुलाबी झील के रंग तो एलजी की वजह से थे। क्या इतनी सर्दी और बुलंदी में भी एलजी रंग बिखेर रहे हैं? नहीं, वेनेकोनका के रंगों की साइंस मुख्तलिफ है। वहाँ एलजी नहीं बल्कि ऑक्सीडेशन का अमल हुआ है। ऑक्सीडेशन? जरा ऐसे आसान अल्फाज में समझाएं। आपने कभी लोहे की किसी पुरानी कील को बारिश में पड़े हुए देखा है? हाँ, वो जंग खा जाती है। बिल्कुल, वो जंग खाकर गहरे सुर्ख रंग की हो जाती है। इसे ऑक्सीडेशन कहते हैं। लाखों साल पहले जब इन पहाड़ों पर मुख्तलिफ मादनियात जमा हो रहे थे तो इनमें आयरन भी था, कॉपर भी था और सल्फर भी। अच्छा। वक्त के साथ आयरन ने जंग खाकर पहाड़ को सुर्ख रंग दे दिया और कॉपर और सल्फर के रद्दे अमल ने इसे सब्ज और पीला कर दिया। ये मादनियात का जंग है जो हमें इतने खूबसूरत रंगों में नजर आता है। यानी एक पूरा पहाड़ लाखों सालों से जंग खा रहा है। लेकिन यहाँ मुझे एक बात बहुत खटक रही है। ये पहाड़ मकामी केचुआ लोगों के लिए हमेशा से अहम रहा है, लेकिन बाकी दुनिया के लिए ये हाल ही में दरियाफ्त हुआ है क्योंकि इसके ऊपर मौजूद ग्लेशियर पिघल गया है। बिल्कुल। वेनेकोनका की खूबसूरती हैरत अंगेज तो है, लेकिन क्या इसका इस तरह से नंगा हो जाना हमारे माहौलियाती निज़ाम के नाजुक होने का एक संगीन इंतबा नहीं है? अगर हम इसे वसी तनाजुर में देखें तो ये वाकई एक तल्ख हकीकत है। ये रंगीन मादनियात सदियों से बर्फ की एक मोटी तह के नीचे महफूज थे। अगर ग्लोबल वार्मिंग और मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से हमारी ज़मीन का दर्जा हरारत इस तेज़ी से ना बढ़ता तो वो ग्लेशियर कभी ना पिघलता। जी, वो कभी ना पिघलता और हम शायद कभी रंग ना देख पाते। ये मकामात हमें आज़ादी और हैरत का एहसास तो दिलाते हैं, लेकिन ये ज़मीन के बिगड़ते हुए माहौलियाती तवाज़ुन का खामोश सबूत भी हैं। ये वाकई तशवीशनाक है। लेकिन आर्जियाती तब्दीलियों और बुलंदी के अजायबात में फिलिपाइन के बोहुल जजीरे की चॉकलेट हिल्स भी एक मुअम्मा है। वहाँ तकरीबन 1200 के करीब बिल्कुल परफेक्ट गोल मखरूती पहाड़ियाँ हैं। जी, चॉकलेट हिल्स बहुत मशहूर हैं। खुश्क मौसम में खास तौर पर जनवरी से मई के दौरान इनकी घास सूख जाती है और वो सब्ज से बदलकर बिल्कुल कोको ब्राउन हो जाती हैं। ऐसा लगता है जैसे जमीन पर बहुत बड़ी चॉकलेट कैंडीज रख दी गई हों। इनकी शक्लें इतनी अनोखी और एक जैसी हैं कि मकामी कहानियों में कहा जाता है कि ये देव हैकल इंसानों के फेंके हुए पत्थर हैं। हाँ, ऐसी द्युमलाई कहानियाँ बहुत है। क्या साइंस के पास इन द्युमलाई कहानियों का कोई जवाब है? साइंस की कहानी भी किसी तुलिस्म से कम नहीं है। ये पहाड़ियाँ दरअसल समुद्री चूना पत्थर यानी मरीन लाइमस्टोन से बनी हैं। समुद्री चूना पत्थर? लेकिन वो तो एक जजीरा है। उन पहाड़ियों के आसपास तो समुंदर नहीं है। आज नहीं है, लेकिन लाखों साल पहले ये पूरी जगह समुंदर की तह में थी।
टेक्टोनिक प्लेट्स की हरकत और जिलजिलों की वजह से ये जमीन समुंदर से बाहर उभर आई। ओह, तो ये जमीन समुंदर से निकली है। बिल्कुल, और चूंकि चूना पत्थर बहुत नरम होता है, इसलिए हजारों साल की तेज बारिशों और कटाव के अमल ने आसपास के कमजोर पत्थरों को घुलाकर बहा दिया और सिर्फ ये सख्त मखरूती शक्ल की पहाड़ियां बाकी रह गईं। अर्जियात में इसे कार्स्ट टोपोग्राफी कहते हैं। यानी पानी और वक्त ने जमीन की शक्ल बिल्कुल ही बदल कर रख दी। लेकिन मुझे बताएं, क्या हमारी जमीन पर कोई ऐसी जगह भी है जो इन तमाम मौसमियाती तब्दीलियों और कटाव के अमल से बच गई हो? कोई ऐसी जगह जिसने वक्त को एक बंद कैप्सूल में कैद कर लिया हो? क्योंकि हमने देखा कि कैसे हर चीज कट कर या पिघल कर बदल रही है। अगर आप वक्त के उस बंद कैप्सूल को देखना चाहती हैं, तो जनूबी अमेरिका में माउंट रोराइमा इसकी बेहतरीन मिसाल है। ये पहाड़ वेनेजुएला, ब्राजील और गियाना के बॉर्डर पर मौजूद है। हाँ, मैंने इसके बारे में सुना है। ये आम पहाड़ों जैसा नहीं है। बिल्कुल नहीं। इसकी चोटी नोकीली नहीं है, बल्कि बिल्कुल एक मेज की तरह स्पॉट है और इसकी दीवारें 1300 फुट सीधी हैं। लेकिन माहिरीन कहते हैं कि ये 1 अरब 70 करोड़ साल पुराना है। जरा ठहरें, अभी आपने चॉकलेट हिल्स के बारे में कहा कि बारिश ने लाखों सालों में उन्हें काट दिया, तो ये माउंट रोराइमा 1 अरब साल से कटाव से कैसे बचा हुआ है? क्योंकि माउंट रोराइमा जिस पत्थर से बना है वो जमीन के कदीम तरीन और सख्त तरीन पत्थरों में से एक है। अर्जियात में इन मेजनुमा पहाड़ों को टेपोई कहते हैं। टेपोई? जी। उसकी दीवारें इतनी सीधी और सख्त हैं कि लाखों सालों की बारिश और हवाएं इसे मिटा नहीं सकीं। लेकिन इसकी इन सीधी दीवारों ने एक और हैरानकुन कमाल किया है। वो क्या? इन दीवारों की वजह से उसकी चोटी की दुनिया नीचे के जंगलात से मुकम्मल तौर पर कट कर रह गई। जब आप उसकी स्पॉट चोटी पर पहुंचते हैं तो वहां आपको क्रिस्टल क्लियर झीलें, आबशारें और ऐसे पौधे और जानदार मिलते हैं जो पूरी दुनिया में और कहीं नहीं पाए जाते। वाओ! वो लाखों सालों से तन्हाई में अपने ही इर्तिका के अमल से गुजरे हैं। ये बिल्कुल एक कदीम और इब्तिदाई दुनिया का मंजर पेश करता है। ये तो बिल्कुल बादलों में छुपे हुए एक तैरते जजीरे जैसा हो गया। अलग थलग दुनियाओं की बात हो तो तंजानिया का निगोरोंगोरो क्राटर भी मुझे एक ऐसी ही महफूज दुनिया लगता है। ये कोई पहाड़ तो नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ा गड्ढा है। जी हाँ, उसे कॉल्डेरा कहते हैं। तकरीबन 20 लाख साल पहले वहाँ एक देवहीकल आतिशफिशा पहाड़ हुआ करता था। जब वो फटा तो उसका पूरा मरकज अंदर की तरफ धंस गया और एक 12 मील चौड़ा और 2000 फुट गहरा गड्ढा बन गया। और अब उस गड्ढे के अंदर पूरी एक कायनात बसती है। इसमें जंगलात है, झीलें हैं और हजारों जंगली जानवर हैं। मैं सोचती हूँ कि वो जानवर वहाँ से बाहर निकलकर हिजरत क्यों नहीं करते? क्योंकि गड्ढे की ऊंची और सीधी दीवारें एक कुदरती बाड़ का काम करती हैं। ज्यादातर जानवरों के लिए वहां से बाहर निकलना बहुत मुश्किल है और उन्हें निकलने की जरूरत भी क्या है। ये भी है। इस गड्ढे के अंदर पानी और खुराक का एक मुकम्मल और मुतवाजिन निजाम मौजूद है। शिकारी भी हैं और शिकार भी। और दिलचस्प बात यह है कि मकामी मसाई कबीले के लोग भी सदियों से अपने मवेशियों के साथ वहां इसी तवाजुन में रह रहे हैं। ये एक मुकम्मल तौर पर महफूज इकोसिस्टम है। बिल्कुल, ये एक बंद सर्किट की तरह है जो हमें सिखाता है कि अगर माहौलियात को उसके हाल पर छोड़ दिया जाए तो वो अपना तवाजुन और बकाए बाहमी का रास्ता खुद तलाश कर लेती है। बकाए बाहमी और तवाजुन, ये चीजें आजकल की शोर और अफरा तफरी से भरी दुनिया में कितनी नायाब हो गई हैं। बिल्कुल। क्या ऐसी तन्हा और खामोश जगहें हमारे मौजूदा दौर के लिए एक बेहतरीन तर्याक का काम नहीं करती? जब हम तन्हाई और वक्त को जमाने की बात करते हैं तो मेरा जहन रूस के साइबेरिया में मौजूद लेक बाइकाल की तरफ जाता है। ओहो, लेक बाइकाल तो अर्जियात के अजूबों का ताज है। ये दुनिया की कदीम तरीन और सबसे गहरी झील है। ये 5000 फुट गहरी है और आप अंदाजा लगाएं, दुनिया का 20% गैर जमा हुआ मीठा पानी अकेले इस एक झील में मौजूद है। लेकिन मुझे इस झील की सर्दियों वाली तस्वीरें बहुत फैसिनेट करती हैं। सर्दियों में इस पर 3 फुट मोटी बर्फ की तह जम जाती है, लेकिन उस बर्फ के अंदर बड़े बड़े बुलबुले और नीली दरारें कैद नजर आती हैं। वो बुलबुले बर्फ के अंदर कैसे पहुंचे? वो बुलबुले आम हवा नहीं है, बल्कि मीथेन गैस हैं।
झील की तह में मौजूद माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ये गैस खारिज करते हैं। अच्छा। सर्दियों में जब ये गैस ऊपर आती है तो वो साइबेरिया के इंतहाई कम दर्जा हरारत की वजह से जमती हुई बर्फ के अंदर ही कैद होकर रह जाती है। ये बुलबुले देखने में किसी तजरीदी आर्ट की तरह लगते हैं, लेकिन ये आर्जियाती तौर पर बहुत सरगर्म झील की निशानी है। और हाँ, वहाँ दुनिया की वाहिद मीठे पानी की सील यानी नीरपा सील भी पाई जाती है। समुद्रों से इतनी दूर मीठे पानी में सील, कुदरत वाकई हैरान करने से बाज नहीं आती। तो इस सब का मतलब क्या है? आज हमने एरिज़ोना के पानी से कटे हुए पत्थरों से लेकर अफ्रीका की नमकीन गुलाबी झील और साइबेरिया की जमी हुई गैस के बुलबुलों तक का सफर किया। जी। हमने देखा कि इंसान की गलती से बना फ्लाई गीजर कैसे फितरत का शाहकार बन गया और कैसे माउंट रोराइमा अरबों साल से अपनी जगह पर खड़ा वक्त का मजाक उड़ा रहा है। मतलब साफ है, अगर हम इसे एक वसी तनाजुर में देखें तो ये मकामात सिर्फ दिलचस्प हकायक या खूबसूरत तस्वीरें नहीं हैं। ये हमें याद दिलाते हैं कि ज़मीन एक जिंदा, सांस लेती हुई और मुसलसल इर्तिका पजीर लेबोरेटरी है।